तो आखिरकार एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं आप लोगों के समक्ष डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे 8 जनवरी 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो कि आपको ध्यान रखना कि ये सारे श्रृंखला के वीडियो यानी कि ये सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च करने वाली पहली भारतीय बनी है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और इसका आंसर बतलाया था दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो लोग घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसमें आपका नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूड है इस कोर्स में। इस कोर्स में एक ऑफर आया है बीपीएससी मेकर एप्लीकेशन पर। आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जो 799 वाला कोर्स है इसमें आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है, ये कूपन कोड है BM100, जिसमें आपको छूट मिलेगा 500 रुपये का। और इस कोर्स का जो फी होगा ये होगा 299 12 महीने के लिए। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बहुत सारे नोट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाएगा। और आपकी तैयारी का जो आकलन होगा ये 62 टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज मिल रहा है ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसकी संख्या 50 होगी और इसके अतिरिक्त 12 आपका सेक्शनल टेस्ट है। आपको इस तिथि को ध्यान रखना कि 12 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम है। इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया। निसंदेह ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार से खेल जगत से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करें तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु में जो अभी हाल ही में जो आयोजन हुआ जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का, इसमें बिहार को पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। खुशी कुमारी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब इनसे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी को नोट कीजिएगा। हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में 28 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक किया गया। ये इसकी आयोजन तिथि है जो कि आपको नोट कर लेना है। और वहीं पे हम बात करें बिहार के लिए जो पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया, इसी संबंधित ये पॉइंट है कि खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त भोला सिंह ने 138 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक, गुलशन कुमार ने 67 किलोग्राम वजन प्रतिस्पर्धा में 278 किलो उठाकर स्वर्ण पदक, जो कि बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक था जो कि गुलशन कुमार ने दिलाया। और इसके अतिरिक्त गौतम कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। ये कुछ पदक बिहार के नाम रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। वहीं पे हम बात करें तमिलनाडु की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो ऐसे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है जो कि दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। राज्यों की श्रेणी की बात करें तो पूरे भारत में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें इसका वर्णन किया गया था। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया गया है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। चलते हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार की महिला टीम को इसमें तीसरा स्थान मिला। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और आपको ध्यान रखना जिसमें बिहार की बेटियों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ को हराकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब तमिलनाडु की बात है, चूंकि यहाँ पर हम लोग तमिलनाडु की ही चर्चा कर रहे हैं और पहले प्रश्न में भी तमिलनाडु संबंधित हमने आपको प्रश्न बतलाए थे जो कि हाल ही के दिनों के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। और वैसे ही यहाँ पर पुनः हमने कुछ पॉइंट को और शामिल किया है, जैसे कि हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वचतु को राजकीय गीत घोषित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया था और यहाँ पर रिवीजन पर्पज से पुनः हमने इसे शामिल किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। सभी को ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं। ये प्रश्न या फिर इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 78वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो कौस्तव चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे 19 वर्ष के हैं तथा वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। राज्य भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वे पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, यानी कि 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी। हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए। पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम बंगाल के लिए ये 10वां ग्रैंड मास्टर है कौस्तव चटर्जी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बात करें भारत के ग्रैंड मास्टर की सूची में इन्हें 78वां स्थान मिला है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें 79वें ग्रैंड मास्टर की, जो कि हाल ही में बने हैं एम प्रणेश, जो कि तमिलनाडु के हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नवीनतम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 79वां ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं एम प्रणेश। हमारा अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ये जानकारी हाल ही में हमने आपको दिया था। आदित्य मित्तल मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो कि 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे। पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ग्रैंड मास्टर की बात करें, जो खिताब जो होता है ये विश्व शतरंज संगठन यानी कि FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आगे के स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ कंप्लीट सूची के बारे में, जो कि पिछले कुछ ग्रैंड मास्टरों की सूची है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 70 से लेकर के 79 तक हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना के हैं, ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ऐसे में ये राज्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इस तरह के राज्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अभी 79वां ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्रणेश, जो कि तमिलनाडु के हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न होगा कि 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किया है। तो भारत ने अभी हाल ही में जो 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किया है। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया है। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया और फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। ये दोनों एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना, ये सामरिक वार्ता जो आयोजित हुआ, ये इसका 36वां संस्करण था। ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। और इस वार्ता की बात करें तो इस वार्ता में भारत और फ्रांस ने यूक्रेन के संघर्ष के संदर्भ में वर्तमान वैश्विक सुरक्षा स्थिति, अफगानिस्तान के संदर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, रक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया है। यानी कि ये इसका विषय वस्तु था या फिर ये इसका थीम था जिस पर चर्चा की गई इस सामरिक वार्ता में। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, जो कि हमने यहाँ पर फ्रांस के दृष्टिकोण से लिखा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये कतर में हुआ था, क्योंकि फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया, जिसमें कि फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजयी रहा था।
चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सह क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ समझौता किया है। तो सह क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ जो भी समझौता किया गया है, आपको ध्यान रखना यह समझौता पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक यानी कि PSB ने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया, यानी कि यहाँ पर जो हमने अगला पॉइंट लिखा है ये क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखा है कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया वो फाइनेंशियल दस्तावेज या फिर कार्ड है जिसमें पहले से ही क्रेडिट लिमिट सेट होती है, जो कि ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन में मदद करता है। यानी कि जो इसकी सीमा होती है, अगर खाते में बैलेंस नहीं भी है तो इस सीमा अर्थात क्रेडिट लिमिट के आधार पर किसी वस्तु को आप बिना पैसे के भी मतलब वहां से कर सकते हैं, एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं। जो लिमिट सेट होती है उसके आधार पर ही मतलब ये परचेज होता है। चलिए अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें। इसमें हमारा अगला पॉइंट होगा ATM के बारे में कि ATM की शुरुआत कब हुई थी और भारत में पहली बार ATM कब लगाया गया था। इस चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि भारत में पहली बार ATM सर्विस की जो शुरुआत हुई थी 1987 में हुई थी, जो कि HSBC बैंक ने मुंबई में लगाया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ हमने 2 पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ATM पहले नाथुला में था, जिसकी ऊंचाई 14,300 फीट थी। नाथुला भारत में यानी कि सिक्किम में ये स्थापित था, जो कि 14,300 फीट पर ये कह सकते हैं ये ATM स्थापित था। लेकिन ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। इसी पॉइंट को यहाँ पर आगे लिखा गया है कि पाकिस्तान में खुंजेराब के पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 15,397 फीट की ऊंचाई पर ATM स्थापित किया है। तो ऐसे में यह रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के नाम है, जो कि पाकिस्तान का यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा यह स्थापित किया गया है खुंजेराब के पास, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है, ये जो ATM स्थापित है ये 15,397 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ऐसे में एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन निम्नलिखित में कहाँ किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मणिपुर में किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूंगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनवरी 2023 में मणिपुर के पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने मोइरांग में INA मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। अब यहाँ पर हम बात करें मोइरांग में INA जो मुख्यालय है यहाँ पर मणिपुर में, इसकी बात करें तो यह वही स्थान है जहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सरजमी पर पहली बार तिरंगा फहराया था। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और हमारा अगला पॉइंट है कि मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। कहीं ना कहीं ये भी बात रही होगी जिसको लेकर के अभी हाल ही में ये पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया मणिपुर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में SMART स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट पहल की शुरुआत की है। यह संबंधित है आयुष मंत्रालय से। इसका एक उद्देश्य है जो कि आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की है। स्मार्ट पहल के अंतर्गत हम स्मार्ट की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्मार्ट का जो पूरा नाम होता है ये ध्यान रखेंगे, पूरा नाम है स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ये स्मार्ट का पूरा नाम है।
हमारा अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के जरिए आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य है, जिसके आधार पर ही कह सकते हैं कहीं न कहीं आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा, वर्तमान में केंद्रीय आयुष, पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल है। और इनकी बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में 20 नवंबर 2022 को पिछले वर्ष असम के सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, तो असम के सिलचर में इसका उद्घाटन हुआ था 20 नवंबर 2022 को। एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल ने चीन के सहयोग से इसका उद्घाटन किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारा पहला पॉइंट है कि चीन के सहयोग से बने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, यह पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने अभी हाल ही में नेपाल के पोखरा में, आपको ध्यान रखना, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जो कि चीन के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यह नेपाल का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या फिर एयरपोर्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारा अगला पॉइंट है कि नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित पोखरा देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहीं पर इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है और हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत किया गया है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिसके लिए चीन ने आसान शर्तों पर नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, जिसके बाद ही ये पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। ये संबंधित बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न होगा कि हाल ही में खबरों में रहा एक ऐसा जीव जो वायरस को खाता है, बताएं कि उस जीव का नाम निम्न में से क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीरोवोर इस जीव का नाम है, जो कि वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में इसकी खोज की है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसा जीव खोजा है जो कि वायरसों को खाता है। और पानी में पाया जाने वाला यह जीव एकलौता ऐसा जीव है जो कि सिर्फ और सिर्फ वायरस ही खाता है, वायरस के अलावे यानी कि विषाणु के अलावे कुछ भी सेवन नहीं करता है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट होगा, वायरस खाने वाले इस जीव को वैज्ञानिकों ने वीरोवोर नाम दिया है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। और वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें वायरस के बारे में कि वायरस अर्थात विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक दिमित्री वियानोवस्की ने 1892 में किया था। अगर हम बात करें वायरस का जनक किसे कहा जाता है, इसकी खोज का जनक कहा जाता है दिमित्री इवानोवस्की को, जो कि रूस के एक वैज्ञानिक थे। 1892 में इसकी खोज इन्होंने की थी। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये संबंधित बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर विकल्पों पर जब आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में हमने लिखा है T105। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, बिहार में इकलौता टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में, यहाँ पर एक बाघ की मतलब कह सकते हैं शूटर के द्वारा हत्या की गई थी। इसका कह सकते प्रकार से निर्देश भी जारी किया गया था, क्योंकि ये आदमखोर बाघ बहुत सारे लोगों की जान ले रहा था। इस बाघ की जो पहचान हुई थी ये T105 के रूप में हुई थी, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और वहीं पे हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में मगावा की। ये मगावा एक अफ्रीकी नस्ल का चूहा था जो कि पिछले वर्ष 2021 में काफी ज्यादा खबरों में रहा था। इसके कुछ कारनामे थे जिस वजह से ये खबरों में था। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है लाइका। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लाइका क्यों प्रसिद्ध है, लाइका को आप कैसे जानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा लाइका आखिर है क्या। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर ऑटो बाजार के रूप में तीसरा स्थान हासिल किया है। ऐसे में आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित जानकारी आप ध्यान रखेंगे कि निक्केई एशिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए जनवरी 2023 में भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, यानी कि ऑटो बाजार का हब बना है। तीसरे स्थान पर जापान को पीछे छोड़ते हुए अपना भारत। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटो बाजार का नेतृत्व में चीन पहले स्थान पर है,
जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो इस मामले में अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जो कि भारत तीसरे स्थान पर है, जो कि भारत की दृष्टिकोण से अगर हम तुलना करें दोनों की तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ऊपर है। भले ही भारत तीसरे स्थान पर, लेकिन दोनों मतलब अमेरिका और चीन भारत से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो ऐसे में यहाँ पर इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में आई CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कि 2022 में सबसे अधिक था। अगर हम बात करें महीनों की दृष्टिकोण से तो 2022 वाला जो मंथ था, ये CMIE की रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर था। 8.3% यहाँ पर वृद्धि दर्ज किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि आंकड़ों में कहा गया कि नवंबर में 8% और सितंबर में 6.43% बेरोजगारी दर था पूरे भारत में। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वहीं फिर हम अगले पॉइंट पे हम बात करें बेरोजगारी दर प्रतिशत में कुछ राज्यों के बारे में, तो हरियाणा इसमें जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर हमने लिखा है, तो हरियाणा इसमें 37.4% बेरोजगारी के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं पर दूसरे स्थान पर राजस्थान 28.5% बेरोजगारी के साथ, तीसरे स्थान पर दिल्ली 20.8% बेरोजगारी के साथ। जबकि हम बात करें बिहार की तो बिहार 19.1% के साथ चौथे स्थान पर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों पर पैनी नजर रहती है। वहीं पे 5वें स्थान की बात करें तो झारखंड 18% बेरोजगारी के साथ 5वें स्थान पर रहा। तो ये सारी बातें कुछ संबंधित है CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट से। हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का कह सकते हैं अनावरण किया, जो कि कांस्य से बनी एक मूर्ति है। अब यहाँ पर इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विमेन्स टीम के पूर्व कप्तान वेलिंडा क्लार्क की कांस्य की प्रतिमा सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में लगाई गई है, जिनका अनावरण अभी हाल ही में उन्होंने खुद किया है। और आपको ध्यान रखना होगा, दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में स्थापित की गई है। दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में स्थापित की गई है। उनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार कैथी विजमैन ने बनाया है, यानी इन्होंने तैयार किया है। जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके बारे में एक उपलब्धि यहाँ पर हमने शामिल किया है कि 1997 वर्ल्ड कप यानी कि 1997 महिला वर्ल्ड कप के दौरान वेलिंडा ने डेनमार्क के खिलाफ खेले गए मैच में 55 गेंदों पर महज 55 गेंदों पर 229 रनों की पारी खेली थी, जो कि एक यादगार पारी थी। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो संबंधित बातें यहाँ से ध्यान रखेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है जो कि कप्तान रह चुकी है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है, बताएं, कमेंट कीजिए और सारी जानकारी विस्तार से लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अतिरिक्त जो जानकारी हमने आपको दिया था कि घर बैठे अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। निसंदेह यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आंकलन होगा। और जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि है वो सभी आपको बीपीएससी मेकर पर मिल जाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर ये तमाम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100। इससे आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर आपके लिए 15 जनवरी 2023 तक ही वैध है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।